जय हिंद एवरीवन। हम आज हिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये वीडियो कुछ पार्ट्स में आएगी क्योंकि मैं एक साथ सारा आप पे डंप करना नहीं चाहता हूँ। तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो है राइटिंग एंड द सिटी लाइफ। ये हमारा पहला चैप्टर होगा क्लास 11th का। तो जब हम इसमें आगे पढ़ते हैं हमें ये पता चलता है सिटी लाइफ कब शुरू हुई। सिटी लाइफ मेसोपोटामिया में शुरू हुई। मेसोपोटामिया देखो दो वर्ड से बना है। मेसो मीन्स लैंड बिटवीन टू रिवर्स, ठीक है, और पोटामिया मतलब रिवर। अब कौन सी दो नदियां थी? एक थी यूफ्रेटस और दूसरी टिग्रिस। यहाँ पे एक मिनट जरा मैं इसे हटा दूं थोड़ा सा। हाँ अब दिख रहा है टिग्रिस। यहाँ पे इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। मेसोपोटामिया जो कौन सी दो नदियां थी? यूफ्रेटस और टिग्रिस। जो ये दो नदियां थी ये क्या करती थी? ये आज के टाइम पे अगर तुम देखोगे, अगर हम आज के वर्ल्ड के मैप के मुकाबले चलेंगे तो ये दो नदी या फिर ये जो पूरी सिविलाइजेशन थी ये कहाँ पे थी? रिपब्लिक ऑफ इराक के पास में आपको मिलेगी। अब मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन किस लिए जानी जाती? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन अपनी एक कहते हैं सिटी लाइफ के लिए, अपनी रिच लिटरेचर के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, एस्ट्रोनॉमी के लिए, इन सब के लिए अपनी ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जानी जाती थी। तो हम जो आज के टाइम पे अभी पढ़ेंगे कि कैसे वहाँ पे क्या कनेक्शन बिटवीन होता है सिटी लाइफ, राइटिंग्स का, उनकी आउटकम्स क्या क्या थी, ये सब हम धीरे धीरे करके एक ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि मेसोपोटामिया क्या है। क्योंकि देखो यहाँ साइड में लिखा भी है, द नेम मेसोपोटामिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीन्स मेसोस मीन्स मिडल एंड पोटामिया मीन्स रिवर। मेसोस का मतलब मिडल हो गया, पोटामिया मतलब रिवर, मतलब नदी के बीच में। जैसे ये नदी जा रही यूफ्रेटस, ये होगी टिग्रिस, और यहाँ का जो लैंड है इसे हमने क्या कह दिया है? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन कहा गया है। यहां तक बात क्लियर है। जब हम थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ना चार टाइप की सिविलाइजेशन थी। ब्लर क्यों गया? हाँ, यहाँ पे चार टाइप की सिविलाइजेशन थी जिसका नाम क्या था? सुमेर सबसे पहली सिविलाइजेशन, फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद अक्कड़, जो ये कौन सी थी? हमारी सेकेंड सिविलाइजेशन थी। उसके बाद बेबीलोन जो हमारी थर्ड सिविलाइजेशन थी, और फिर असीरियन, असीरिया जो थी ये हमारी फोर्थ टाइप की सिविलाइजेशन थी। सबसे पहली सिविलाइजेशन जो बनी थी सुमेर बनी थी। कहाँ पे? साउथ के हिस्से में, यहाँ लिखे ना, मेनली दी अर्बनाइज्ड साउथ वाज कॉल्ड सुमेर। उसके बाद फिर आई अक्कड़ जो 2000 BCE के बाद कौन है? बेबीलोन। बेबीलोन इतना फेमस हो गया ना अपनी इंपॉर्टेंट सिटी लाइफ के लिए कि उस जगह को बेबीलोनिया कहने लग गया। मतलब मान लो कि आज के टाइम पे अगर दिल्ली इतना फेमस हो जाए कि पूरे इंडिया को लोग क्या कहने लग गए? दिल्ली कहने लग गए। ये एग्जाम्पल है बेसिक, बस छोटा सा कि तुम्हें समझ आ जाए। अब बेबीलोनिया वाज यूज्ड बाय सर्दर्न रीजन की, पूरे सर्दर्न रीजन को बेबीलोनिया के नाम से जाना लग गया। अब 1100 BCE में क्या हुआ? एसीरियंस आए, उनने अपना किंगडम बनाया और ये जो रीजन था उसे क्या कहने लगे? एसीरिया कहने लगे, ठीक है, एसीरिया कहने लगे। और पहली नोन लैंग्वेज ऑफ दिस लैंड वाज सुमेरियन। जैसे सुमेर आया था, ठीक है, उसने सबसे पहले अपनी लैंग्वेज कौन सी स्टैब्लिश की? सुमेरियन। बट हम जब देखेंगे कि जो अकेडियन थी, जो अकेडियन लैंग्वेज थी वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी एक टाइम पे आके। वो तब तक बोली गई थी जब तक अलेक्जेंडर का टाइम नहीं आया था। आज के टाइम पे भी देखोगे आप कुछ जगहों पे इस इराक, सीरिया, इन सब के इलाके के आसपास आज भी अकेडियन बोली जाती है। बहुत कम जगह पे मतलब फिर भी बोली जाती है। फिर जब अलेक्जेंडर का टाइम आया विद सम रीजनल चेंज इज अकरिंग 1400 BC, एरेमिक आल्सो ट्रिकल्ड लैंग्वेज। तो ये सब क्या हुआ? फिर हिब्रू भी बोली जाने लगी। आज देखो हिब्रू भी काफी जगह पे बोली जाती है आज के टाइम पे भी, पार्ट ऑफ इराक में। ये हमें पहले दो पैराग्राफ में पता चलता है। पहले वाले पैराग्राफ में हमें ये पता चलता है मेसोपोटामिया कहाँ था, मेसोपोटामिया का मतलब क्या है। दूसरे वाले में हमें ये पता चलता है, कहाँ गया बैठा, दूसरे वाले में हमें ये दूसरे पैराग्राफ में हमें ये पता चलता है कि चार टाइप की सिविलाइजेशन थी। पहली सुमेर, दूसरी अक्कड़, तीसरी बेबीलोन और चौथी एसीरिया, ठीक है। ये चार टाइप की सिविलाइजेशन थी जो धीरे धीरे करके फ्लरिश हो रही थी। जब हम आगे इस ब्लू बॉक्स को देखते हैं, ब्लू बॉक्स कह रहा हूं, ये ब्लू हाईलाइटेड में, इसमें कहानी बताई गई है कि कोई भी जब सिविलाइजेशन बनती है ना तो क्या होता है कि सिविलाइजेशन जब बनेगी तो उससे पहले
लोगों को पता होना चाहिए कि उससे पहले वहां पे सिविलाइजेशन थी। तो आर्कियोलॉजी, कहाँ गया पेन, हाँ, आर्कियोलॉजी मतलब खुदाई उदाई मेसोपोटामिया में कब शुरू हुई थी? 1840 में शुरू हुई। अब अचानक से तो होगी नहीं, कुछ इसके पीछे का फैक्ट होगा, उसी के बेसिस पे क्या होगी सिविलाइजेशन या फिर जो आर्कियोलॉजी के जो खुदाई उदाई ये सब है वहां पे स्टार्ट होती है। तो 1840 में यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट जो आए थे उनने फिर खुदाई उदाई शुरू की कि यहाँ पे भी एक सिविलाइजेशन हो सकती है। तो यहाँ पे वन ऑफ द, देखो दो जगह पे खुदाई शुरू हुई, एक थी उरुक और एक मारी। ये क्या थी? साइट्स थी, साइट्स थी, हमेशा ये याद रखना, कोई सिटी नहीं थी, एक साइट थी जहां पे खुदाई शुरू हुई। जो एक्सकवेशन जो थी ना डेकेड्स तक शुरू हुई, ठीक है। पुलिस की गाड़ी आई है पता है आसपास, लगता है या नहीं एमसीडी वाली है, सेम साइड रहता है। तो एक्सकवेशन क्या हुआ, डिकेड्स तक चला, एक डिकेड में 10 साल होते हैं, तो मतलब ऐसे 10 साल कितने, समझ हो कि कुछ एक्स नंबर ऑफ डिकेड्स थे, तो 10 साल के लिए काम करो, तो सोचो कितने साल के लिए वहां पे खुदाई चली, वहां पे कितने साल के लिए एक्सकवेटर्स रहे जिन्हें पता किया मेसोपोटामिया के बारे में। आज तक इंडिया में भी सिविलाइजेशन थी, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, कोई भी इंडियन साइट्स पे अब तक इतने लंबे टाइम तक खुदाई नहीं हुई जितना मेसोपोटामिया के टाइम पे खुदाई हुई थी। नॉट ओनली वी कैन स्टडी 100 ऑफ मेसोपोटामिया, अब यहाँ पे क्या क्या मिले, बिल्डिंग्स मिली थी, स्टैचूज मिले थे, ऑर्नामेंट्स गहने हो गए, काफी सारी कब्रें मिली, टूल्स मिले, सील स्टोर से। सील क्या होता था, एक बड़ी सी कोई टैबलेट टाइप की होगी, उस पर कुछ लिखा हुआ है कि एक बड़ी सी क्या छोटी सी भी हो सकती थी, उस पर सेंडर्स या रिसीवर की आइडेंटिटी लिखी होती थी, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से मान लो। थाउजेंड्स ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट, देखो अब मेसोपोटामिया जाना जाता था अपनी लिटरेचर के लिए, तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है रिटन डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो, रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले और इसे हम पढ़ भी सकते थे। बट जब हम अब 12th में जाएंगे, 12th में हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, उसमें हमें जितने भी रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले हम उन्हें पढ़ नहीं सकते, वो अनडेसिफर्ड थे। बस इस वाले केस में क्या है, हम उन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब मेसोपोटामिया यूरोपियंस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी? यूरोपियंस की एक ओल्ड टेस्टामेंट था जिसे हम बाइबल के नाम से आज भी आप जानते हो। अब बाइबल में एक कहानी लिखी गई थी, ठीक है, उस बाइबल की कहानी में एक वर्ड मेंशन था शिमर, शिमर जिसका मतलब क्या था, सुमेर। सुमेर का मतलब लैंड ऑफ ब्रिक बिल्ड सिटीज। अब याद हो कि मैंने तुम्हें पहला ये देखो, पहला जो सिविलाइज ये क्या कहते हैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये सुमेर देख रहे हो कोने में टॉप राइट कॉर्नर में, सुमेर ये क्या थी हमारी पहली सिविलाइजेशन। अब देखो शिमर लिखा था बाइबल में जिसका मतलब सुमेर होता है, अब यहाँ पे भी सुमेर था, तो यूरोपियंस को लगा कुछ हमारे जो एंशिएंट लोग थे वो यहाँ पे रहते होंगे। तो अगर आप हो, आप भी अपने एंशिएंट लोगों के बारे में, दादा, उनके दादा, दादा के दादा के बारे में जानने का इच्छुक होते हो, तो वैसे यूरोपियन का क्या पता हमारी सिविलाइजेशन इससे भी पहले की हो, मतलब मेसोपोटामिया के टाइम की हो। तो उनने क्या किया, सुमेर को नोट देखा, उनने कहा एक लैंड जो कि ईंटों से घर बनाए, ये बात तो सही है, सुमेर में ईंटों से घर बना रहता था। तो उनने क्या किया, ट्रेवलर जो थे, ट्रेवलर्स एंड स्कॉलर्स ऑफ यूरोप लुक्ड ऑन मेसोपोटामिया एज अ काइंड ऑफ एंस्ट्रल लैंड, हाँ एंस्ट्रल लैंड की तरह उसे देखा गया कि हाँ चलो यहाँ पे क्या पता हमारे पूर्वज रहा करते होंगे। और फिर एक आर्कियोलॉजी, एंड व्हेन आर्कियोलॉजी वर्क बिगिन इन दैट दे वर अटेम्प्ट टू प्रूव, अब उन्हें क्या, अब अगर मैंने कहा कि मेरे यहाँ दादाजी रहते होंगे तो मुझे कुछ ना कुछ दस्तावेज, कुछ ना कुछ प्रूफ दिखाना पड़ेगा ना दुनिया के सामने कि यहाँ पे मेरे दादाजी रहते या मेरे पूर्वज यहाँ रहते थे। तो जब यूरोपियंस ने कहा कि हमारे यहाँ पूर्वज रहते थे तो उन्हें बोला गया चलो फिर हमें क्या कहते हैं प्रूफ दिखाओ, कोई लिटरल ट्रुथ दिखाओ, कि कोई ओल्ड टेस्टामेंट ये सब दिखाओ कि आप हमें पता चले कि हाँ आपके दादाजी यहाँ तो जरूर रहते थे। अब जब हम बात करते हैं मिड 19th सेंचुरी की, देयर वाज नो स्टॉपिंग ऑफ एंथुसियाज्म। अब क्या हुआ, लोग ना यहाँ पे आना शुरू हुए, मतलब जो थे मेसोपोटामियन यूरोपियंस यहाँ पे आना शुरू होते। 1873 में ब्रिटिश का एक न्यूज़पेपर था, उनने फंड किया एक एक्सपीडिशन टू ब्रिटिश म्यूजियम, मतलब उनने एक फंड किया एक आर्कियोलॉजी टीम को कि तुम वहां जाओ और बाइबल में जो कहानी लिखी हुई है उस कहानी का अगर सेम टू सेम कोई वर्जन मेसोपोटामिया में खुदाई करते टाइम आपको मिलता है तो वो चीज लेके आओ जिससे हमें प्रूफ हो कि हाँ हमारी जो ये बाइबल की कहानी है वो सच होगी। तो चलो एक जो ये साइड में ना मैं जैसे कम कर दूं, हाँ देखो ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे आप देखो बाइबल में क्या लिखा था, अकॉर्डिंग टू बाइबल एक द फ्लड वॉज मेंट टू डिस्ट्रॉय ऑल द लाइफ्स ऑन अर्थ।
एक फ्लड आएगा जिसकी वजह से क्या होगा, धरती पे जितनी भी लाइफ है ना वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। However, God chose a man called Noah to ensure that the life could continue after the flood. Noah built a huge boat, an ark. He took a pair of each pair species animal bird on board ark which survived the flood. ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक बंदा होगा जिसका नाम क्या होगा, नोआ। नोआ क्या करेगा, अपने बोट पे हर एक जानवर की एक स्पीशीज, एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक शेर का, एक जानवर, एक चीता का, एक इंसान का, हर एक स्पीशीज का एक एक पेयर अपनी बोट पे रखेगा, जो बोट कभी नहीं डूबेगी। अब भगवान क्या करने वाले थे, धरती को फ्लड पूरा पानी से भरने वाले थे, तो उन्होंने एक बोट बनाई जिसपे नोआ को इंचार्ज बनाई, हर एक स्पीशीज का एक एक बंदा आप उस पे रखोगे। देयर वाज स्ट्राइकिंग सिमिलर स्टोरी टू मेसोपोटामिया ट्रेडिंग वेयर द प्रिंसिपल कैरेक्टर वाज कॉल्ड ज़ियूसुद्रा और उतनापिस्टम। अब क्या हुआ कि उतनापिस्टिम, हाँ पिस्टिम, तो क्या हुआ कि अब ये जो कहानी थी कि एक बंदा आएगा बोट पे हर एक स्पीशीज को रखेगा और फिर उसे लेके जाएगा, मतलब डूबने से बचाएगा उन लोगों को और नई सिविलाइजेशन बनाएगा, ऐसी कहानी जो थी ये हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, मेसोपोटामिया में भी ये सेम कहानी देखने को मिलती है, बस वहां का जो कैरेक्टर है उनका नाम जो है दूसरा होता है। यहां तक बात क्लियर है। अब 1873 में फंड हुआ, 1960 तक क्या हुआ, लोगों ने ना इस कहानी को खूब खोजा, ठीक है, कि ये कहानी मिल जाए, एक बार मिल जाए, हमें पता चल जाएगा हमारे एंशिएंट लोग यहाँ पे रहा करते थे। बट क्या हुआ कि एंड में ये कहानी मिली ही नहीं। अब अगर कोई आप मेहनत से इतना काम करे तो आप उस चीज से फिर उम्मीद छोड़ देते हो, ठीक है, और फिर क्या हुआ, उम्मीद छोड़ने के बाद सच में वो कहानी नहीं मिली तो उन्होंने अपना ध्यान कहीं और पे बटाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे देखो, बट मैनी हैव बीन वेज टू एक्सप्रेसिंग मेमोरीज अबाउट द इम्पोर्टेंट हिस्ट्री, ग्रेजुअली आर्कियोलॉजिस्ट टेक्निकली बिकेम मोर सोफिस्टिकेटेड एंड रिफाइंड, व्हाट इज मोर टेंशन ऑफ डायरेक्ट ये प्लांटिंग बना। तो उनने क्या किया कि अब चलो ठीक है, अब अगर हमें बाइबल की नरेटिव नहीं मिली तो हम इस पे अब इतना ध्यान देंगे नहीं। तो उन्होंने फिर क्या किया, मेसोपोटामिया पे उतना ध्यान देना बंद कर दिया। उन्होंने कहा हाँ चलो एक सिविलाइजेशन थी, बढ़िया बात है, होनी भी चाहिए सिविलाइजेशन, बट अब हम इतना ध्यान देंगे नहीं। बट जब हम इस मैप को देखते, देखो तो जूम कर लिया, हाँ अब ये मैप देख रहे हो आप, ये रेड वाला ये कौन सा है, टिग्रिस नदी है, और फिर ये यूफ्रेटस, इसके बीच का जो लैंड है इसे हमने मेसोपोटामिया कहा गया है। यहाँ पे उरुक दिख रहा है आपको, उरुक क्या है, यहाँ पे क्या था, एक्सकवेशन स्टार्ट हुई थी, ये पहली साइट थी जहां पे एक्सकवेशन की गई थी। अब बेबलोन दिख रही है हमारी, मान लो कि इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन थी। फिर यहाँ पे सीरिया है, लेबनान है। आज के टाइम पे ये हिस्सा कहाँ है, इराक का हिस्सा है, और ये ईरान आपको इधर पड़ेगा, आपको इधर इजराइल पैलेस्तीन दिख जाएगा, इधर गल्फ कंट्रीज इजिप्ट वगैरह। तो ये सारा जो हम बात करते हैं, अगर हम ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर देखो नॉर्थ में इनके क्या है, माउंटेन्स है, थोड़ा साउथ के हिस्से में यहाँ पे हमें पर्शियन गल्फ दिखता है। फिर हमें ये पता चलेगा यहाँ से क्या होता था, ट्रेड भी हुआ करता था। तो यहाँ तक जो है हमने बेसिक हमारा मेसोपोटामिया के बारे में, सो हम स्टार्ट करने वाले थे मेसोपोटामिया एंड इस ज्योग्राफी के बारे में। जब हम देखो, सबसे पहले मैप देखो, ये मैप में तुम्हें अगर ये हिस्सा दिख रहा है, टिग्रिस दिख रहा है, ये यूफ्रेटिस दिख रहा है, यहाँ पे माउंटेन रेंजेस है, यहाँ साउथ में थोड़ा डेजर्ट का इलाका, यहाँ पे आपको पर्शियन गल्फ दिखता है, ये सारे आपको माउंटेन दिख रहे हैं नॉर्थ में। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पे स्टेपी टाइप के, मतलब एक ग्रासलैंड होती है जिसे हम स्टेपी कहते हैं, यहाँ पे पूरा डेजर्टेड इलाका है, यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर दिखेगा। आप कहोगे सर डेजर्ट के बीच में एग्रीकल्चर कैसे, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो हम ये पहला पैराग्राफ देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, इराक एक लैंड, जिसे हमने बताया था मेसोपोटामिया आज के टाइम पे कहाँ पे, इराक में, एक लैंड ऑफ डाइवर्स एनवायरनमेंट है, जहाँ पे हमें नॉर्थ साइड में क्या दिखता है, हमें ग्रीन अपडेटेड प्लेन्स, gradually rising creek और माउंटेन ग्रासेस, क्लियर स्ट्रीम, फ्लावर्स, इनफ रेनफॉल टू ग्रो। हमें नॉर्थ ईस्ट के इलाके में ना हमें देखो माउंटेन्स हो गए, फिर उसके बाद हमें पेड़ पौधे दिखते हैं, वहां पे हमें क्या कहते हैं, अच्छी खासी ग्रासलैंड्स दिखती है, वहां पे क्या कहते हैं, पौधे भी उग सकते हैं। और जो एग्रीकल्चर है ना, यहाँ पे कब शुरू था, 7000 से लेके 6000 BCE के बीच में यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। नॉर्थ में हम क्या देखते हैं, नॉर्थ में हम स्टेपी देखते हैं। स्टेपी क्या है, स्टेपी एक ग्रासलैंड है, क्या है, ग्रास लैंड है, स्टेपी ग्रासलैंड है, जहां पे एनिमल क्या करते हैं, हर्ट करते हैं, मतलब जाते हैं वहां पे अपना घास वास खाए, अपना जो भी अपने न्यूट्रिशन के लिए वो सब खाते हैं, अपना आराम से जानवर जो अपनी जिंदगी गुजारते हैं।
ऑफर पीपल अ बेटर लाइवलीहुड आफ्टर विंटर रेन, शीप्स एंड गोट फीड ग्रास, जैसे जाता है घास वास खाता है लो शब्स पे। और फिर ईस्ट में क्या मिलता है हमें, ईस्ट में ना ट्रिब्यूटरीज मिलती है, कौन सी, टिग्रिस, जो कि क्या प्रोवाइड करती है, रूट टू कम्युनिकेशन इनटू माउंटेन्स ऑफ ईरान। अब देखो यहाँ पे तुम अगर ध्यान से देखो, ये कौन सी नदी है, यहाँ से आ रही, देखो ये जो पूरी है, ये सीरिया टिग्रिस होती हुई आ रही है, ये बगदाद होते हुए पूरा यहाँ पे जाती है और ये पूरा जाके गल्फ में। अब ये एक क्या चैनल प्रोवाइड करे, एक कम्युनिकेशन का चैनल ये जो नदी है ये प्रोवाइड करेगी। लोग को अगर कम्युनिकेट करना हो इस नदी से, अपना बोट लिया, चल गए नॉर्थ से साउथ आ गए, साउथ से नॉर्थ चले गए। और आपको ये ग्रीन हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, यहाँ पे एग्रीकल्चर होता था। अब आप कहोगे सर एग्रीकल्चर पानी के बीच, मतलब रेत के बीच में, बड़ा अजीब लगे। देखो साइड में ड्राइंग बनाता हूं, ये अगर नदी चल रही है, ये यूफ्रेटस है, ये टिग्रिस है, ठीक है, ये टी से डिनोट कर दिया मैंने, टिग्रिस। अब जब नदी चलती है अपने साथ कुछ सिल्ट लेके आएगी, कुछ अपने साथ न्यूट्रिशन मिनरल्स ये सब लेके एक साथ अपने साथ मिट्टी को लेके आएगी वहां की सॉइल इरोजन करते हुए, और फिर आके अपनी जैसे से नदी ड्रेन होने लगती है वैसे से नदी कमजोर होती चली जाती है, उसका जो बहाव होता है वो कमजोर होता चला जाता है। फिर में साथ में बगल में ना वो जो मिट्टी होती है न्यूट्रिशन वाली, जो प्रोटीन जो पौधों को जरूरत होती है, वो क्या कहते हैं साथ में डंप करने लग जाएगी। जब यहाँ पे आप देखते हो ये यूफ्रेटस और टिग्रिस यहाँ एंड में आके ना इन्हीं मिट्टी को डंप करने लग जाती है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लैंड जब हम देखते हैं वो एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ से साउथ वाले हिस्से से एग्रीकल्चर जो है शुरू होता है। कहा गया जो टिग्रिस नदी है कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है माउंटेन्स ऑफ ईरान के लिए। साउथ में हमें क्या मिलता है, डेजर्ट मिलता है, जहाँ पे फर्स्ट सिटीज थी जहाँ पे राइटिंग इमर्ज हुई। याद है सुमेर के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, सुमेर कहाँ थी, साउथ में ही तो थी ना, वहां पे सबसे पहले ये सिटीज स्टैब्लिश हुई, वहां से लिखना पढ़ना भी लोगों का शुरू हुआ। दिस डेजर्ट कुड सपोर्ट सिटी लाइफ बिकॉज ऑफ रिवर यूफ्रेटस एंड टिग्रिस। जो डेजर्ट का जो जमीन था वो लोगों की लाइफ को भी सपोर्ट करता था। कौन सी नदी की वजह से, यूफ्रेटस और टिग्रिस की वजह से। कहाँ से शुरू होती थी, नॉर्थ माउंटेन से शुरू, जैसे मैंने यहाँ देखो मैप पे ये यूफ्रेटस दिख रही है, ये वाली यहाँ से ये जो मिलती हुई आ रही है, ये कहाँ से, माउंटेन से होती हुई आ रही है। ये जो टिग्रिस आ रही है, टिग्रिस भी तो माउंटेन से मिलती हुई आ रही है, तो ये कहाँ से आ रही है, नॉर्दर्न माउंटेन से आ रही है। कैरी लोड ऑफ सिल्ट, फाइन मड, जिसे हम सिल्ट को क्या कहते हैं, एक मिट्टी, मतलब एक फाइन मिट्टी बहुत छनी हुई। फिर उसके बाद when they flood or when they water let out the field fertile silt is deposited। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था इस वाले जहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर पे यहाँ पे कि जब भी एक रिवर का ना 3 स्टेज होता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये वाली जब माउंटेन से आ रही होती है इसमें ज्यादा फ्लो रहता है। यहाँ पे जब एक थोड़ा सा डिप आता है इनकी हाइट में तो थोड़ा सा स्पीड तो तेज होती है, बट उतनी यहाँ पे कहते हैं बिग डिपॉजिट वो करनी शुरू हो जाती है अगर अपने साथ कोई बिग पत्थर वगैरह लेके आ रही है। और जैसे थर्ड स्टेज में आती है, थर्ड स्टेज में आती है वो एकदम बुढ़ापा हो जाता है, बुढ़ापे में छोटे छोटे पत्थर वगैरह भी अपने साथ लेके नहीं जा पाते, तो वहां पे डिपॉजिट करने लग जाती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इन सेकेंड स्टेज के एंड पे और थर्ड स्टेज के एंड पे क्या होता है, एक फाइन सिल्ट जो होता है डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जो कि फर्टाइल लैंड का काम करता है एग्रीकल्चर के लिए। फिर हम बाद में ना ये भी देखेंगे कि यहाँ से ही, यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर्शियन गल्फ शुरू होता है साउथ में, कौन सा साउथ ईस्ट हिस्से में, तो यहाँ से ट्रेड वगैरह भी जो है सी रूट से शुरू होता है। अब यूफ्रेटस जो क्या है ना एंटर करती है डेजर्ट के इलाके में और वाटर फ्लो इनटू स्मॉल चैनल्स। अब जैसे मैंने बताया था कि जब नदी बूढ़े हो जाती है ना, अगर यहाँ पे कोई बड़ा पत्थर रखा हुआ है तो नदी 2 हिस्सों में टूट जाएगी, फिर यहाँ कोई बड़ा पत्थर का फिर और हिस्सों में टूट जाएगी। तो नदी एक टाइप से डेंट्रिक पैटर्न, ज्योग्राफी में अगर 11th में पढ़ रहे हो तो एक कुछ इस टाइप का पैटर्न जिसे हम क्या कहते हैं डेंट्रिक पैटर्न बनता है। तो यूफ्रेटस जो नदी है ना वो इस टाइप का कुछ एक स्मॉल स्मॉल चैनल्स में शिफ्ट होने लगती है, और जब स्मॉल स्मॉल चैनल्स में जाती है ना तो कई सारी फील्ड्स को पानी देने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है वहां पे एग्रीकल्चर जैसे इरिगेशन कैनाल्स ये सब डेवलप होते हैं और पानी पहुंचता है फील्ड्स में। उनकी वजह से क्या होता है वीट, बार्ले, पीज, मटर, लेंसिल जो भी दाल वाल होगी ये सारी उगना शुरू होती है। जब हम पढ़ेंगे ना चैप्टर, ये तो पूरा ये क्या कहते हैं चैप्टर 3 हमारा कौन सा रोमन एम्पायर से रिलेटेड है, तो हम रोमन एम्पायर में हम ये चीज ना बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि रोमन एम्पायर पूरा ये मेसोपोटामिया के ऊपर ही बना गया था, तो हम ये चीजों को और ध्यान से
पढ़ेंगे कि वहाँ पे एग्रीकल्चर कैसे होता था वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। इवन दो रीजन डिड नॉट हैव सफिशिएंट रेनफॉल, अब क्या था, साउथ का जो हिस्सा था, जो ये ग्रीन वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता था, बट यहाँ पे रेनफॉल कम होती थी। देख रहे हो, पूरे मेसोपोटामिया यही हिस्सा जहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छी खासी होती थी, जो कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव थी, बट वहीं पे सबसे कम बारिश होती थी। और हमें पता है कि एग्रीकल्चर जो है रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है। फिर नॉट ओनली एग्रीकल्चर, मेसोपोटामिया शिप्स, अब जो शिप्स गोट होती थी वो क्या करती, स्टेपीज पे जाके अपना खाना वाना जो भी था घास वास चल लेती थी। अब जो शिप्स हैं, गोट है, हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, मीट प्रोवाइड करेंगे, मिल्क प्रोवाइड करेंगे, वूल्स प्रोवाइड करेंगे एबंडेंस में। और जबकि हमें जो रिवर्स थी, टिग्रेस, यूफ्रेटस, वो क्या प्रोवाइड करेंगे, हमें फिश। अब जैसे डेट पाम ट्रीज थे, आधे डेट पाम जो थे क्या कहते हैं, समर्स में उगा करते थे। ये डेट पाम कहाँ मिलते, इन नदी के किनारों के पास में मिलते थे। अब सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं था जिसकी वजह से मेसोपोटामिया इतना डेवलप हुआ। तो हम यहाँ पे अभी सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन शुरू करने वाले। अर्बनाइजेशन मतलब क्या होता है, जब लोग ना किसी रूरल इलाके से आके अर्बन इलाकों में रहना शुरू हो, मतलब जब गांव से, विलेज से लोग बाहर आके अपनी सिटी लाइफ जीना शुरू कर दे। तो हम एक चीज देखते हैं कि मेसोपोटामिया में लोग ना धीरे धीरे करके ना अपनी सिटीज से, लाइक अपने विलेज से बाहर आना शुरू कर जाता है। तो हम एक चीज देखते हैं, अभी पहला, अगर कोई भी विलेज का बंदा है वो सिटी में क्यों आ रहा है, पहला इकोनॉमिक के लिए, कि वहां पे सिटी में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। हम ये चीज धीरे धीरे करके नोटिस कर पा रहे होंगे, क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन हाई होता है, वहां पे फूड प्रोडक्शन होता है, ट्रेड हो रहा होता है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, सर्विस हो रही होती है। तो इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए होता है, अगर मैं कुछ खाना भी बना रहा हूँ तो वहां के लिए भी मुझे वर्कर्स चाहिए, ट्रेड करने के लिए भी वर्कर्स चाहिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए भी वर्कर्स चाहिए, सर्विसेज करने के लिए भी मुझे वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। तो जब वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी तो लोगों को मुझे विलेजर्स से जो लोग आएंगे उन्हें मुझे काम पे रखना पड़ेगा, उन्हें ही पैसे मिल रहे हैं। गाँव में उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होते हैं, यहाँ पे आगे इन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो लोग क्या होते हैं, गाँव से शहर में शिफ्ट होने लग जाते हैं। अब अगर हम जब एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, फॉर इंस्टेंस कार्वर ऑफ अ स्टोन सील रिक्वायर। देखो, जो एक स्टोन को जो कार्व करता है उसे क्या चाहिए, एक ब्रॉन्ज का टूल चाहिए। उस टाइम पे मेसोपोटामिया के टाइम पे क्या होता है, ब्रॉन्ज के टूल्स, जैसे ब्रॉन्ज मिलते थे, ब्रॉन्ज मिला करते थे, तो उनके टूल्स बनते थे। अब अगर मुझे कोई भी मूर्ति को नकाशना है, कुछ भी करना है, तो मैं क्या करूँगा, ब्रॉन्ज के टूल से उन्हें स्क्रैप करना शुरू करूंगा। अब ब्रॉन्ज के टूल क्या होते हैं, वो उसे खुद तो मिलेंगे नहीं, उसके लिए क्या होगा, अब पहली चीज उसे कलर्ड स्टोन चाहिए होंगे, उसे टूल्स चाहिए होंगे, सील्स चाहिए होंगे, काफी सारी रिक्वायरमेंट होगी उस बंदे को उस मूर्ति को बनाने के लिए, उस भी चीज को अच्छे से करने के लिए। तो इसके लिए अब ब्रॉन्ज टूल मेकर जो है उसकी जरूरत पड़ेगी। देखो यहाँ पे मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, हाँ देखो यहाँ छोटे से, अगर ये बंदा ए बंदा है, इसे कुछ करना है, इसे मूर्ति बनानी है, इसे एक अच्छा स्टोन चाहिए, स्टोन कौन ला के देगा, इसे बी बंदा। अब इसे उसके लिए इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, वो कौन ला के देगा, सी ला के देगा। फिर उसे सेल आउट करने के लिए डी बंदा। तो देख लो ऐसे कैसे सबकी डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। जब बी ए को कुछ पत्थर ला के देगा तो ए भी तो उसे रिटर्न में कुछ पैसे या मनी कुछ भी प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे करके क्या होता है कि एक डिवीजन ऑफ लेबर का जो है ये चीज हमें देखने को मिलती है कि जो लेबर्स है उनका अलग अलग डिवाइड होता है अलग अलग काम के हिसाब से, और फिर ये सारे वो अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। जब हम इसमें आगे देखेंगे एक टाइप से सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू होता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन जब मैं बात करूं, यहाँ कोने में लिख रहा हूँ, ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन अगर यहाँ से मैं एक मान लो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एक टाइप से बेसिक अगर मैं बोलूँ तो यही एक है जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है। अब किसी ने फार्म में कोई अपना गेहूं उगाया, ठीक है, इससे क्या कर रहा है, अब एक्सपोर्ट कर रहा है, तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा उठ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए वर्कर्स अलग चाहिए, फिर उसे एक जगह पे क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, स्टोर किया, फिर उसे वापस ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फिर उसे क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो देख रहे हो ये सारा क्या रहा है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है कि कौन लोग कितना क्या काम किया जाएगा। देखो फर्दर देयर वाज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्लेस फ्यूल मेटल वेरियस स्टोन वुड्स एक्सेट्रा कम फ्रॉम मेनी डिफरेंट प्लेसेस सिटी मैन्युफैक्चर फॉर। अब क्या होता था कि जो फ्यूल है, मेटल्स है,
स्टोन्स है, वुड्स है, वो अलग अलग जगहों से आते थे, जिसकी वजह से क्या होता कि ये जो सेक्टर था, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, ट्रांसपोर्ट का, स्टोरिंग का, बेचने का, ये सारा सेक्टर क्या हुआ, डेवलप होना शुरू होता है। देयर आर डिलीवरीज ऑफ ग्रेन डिलीवरी, देखो वही चीज आ गई, फूड आइटम्स एंड विलेज एंड सिटीज, द फूड सप्लाई नीडेड टू स्टोर करने के लिए, बिसाइड मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज हैव बीन कोऑर्डिनेटेड, स्टोन, ठीक है, ऑब्वियस सिस्टम, सब पीपल कमांड अवे, ठीक। ये वही चीज बता रखी है कि एक टाइप से डिवीजन ऑफ लेबर होता है, लोगों को अपना काम बांट दिया जाता है, ये आदमी यही काम करेगा, एक टाइप से लेबर डिवाइड होता है, और एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनता है, जिसकी वजह से कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ से स्टोर होगा, यहाँ से ऐसे करके एक टाइप से पूरी हायरार्की बनती हुई आती है कैसे कोई भी काम को किया जाएगा। जब हम यहाँ पे ये साइड वाला लेफ्ट साइड पे देखते हैं कि अर्लीस्ट सिटी जो थी मेसोपोटामिया की, बैक टू 3000 BC की बात, तो ये एक ब्रॉन्ज एज कहलाती थी। अब ब्रॉन्ज किससे बनता था, एक एलॉय, तो एलॉय क्या होता है, कोई भी मेटल या मेटल नॉन मेटल से मिलके एक एलॉय मतलब एलॉय बनता है। तो इस टाइम पे कॉपर और टिन से मिलके ब्रॉन्ज बना करता था। प्रोक्यूरिंग दीज मेटल ऑफ्टन फ्रॉम, अब क्या होता है, कॉपर और टिन ना आसपास नहीं मिलते, कई बार दूर जाना पड़ता था इन दो मेटल्स को लाने के लिए। ये चीज में बताई गई है। मेटल टूल्स और नेसेसरी क्या है, एक्यूरेट कार्विंग, ड्रिलिंग, बीड्स, कार्विंग, स्टोन्स, कटिंग, शेल्स, ये सब किस लिए यूज होते, जैसे सील्स को कार या स्टोन्स को कट करने के लिए, उनपे कुछ ड्राइंग बनाने के लिए, कुछ स्केचिंग करने के लिए, ये सब के लिए ब्रॉन्ज के टूल्स इस्तेमाल होते थे। मेसोपोटामिया में जो वेपन्स होते थे जैसे कि स्पीयर्स, वो भी उनकी जो टिप होती थी, स्पीयर क्या होता है, जैसे ये वुड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, अरे यार ड्राइंग अच्छी नहीं, तो इसके साथ में पॉइंटेड कुछ ऐसा टिप सा लगा दिया गया है। ये किसके बनता था, ये जो टिप है ये किससे बनती थी, ब्रॉन्ज से बना करती थी। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर एक वका हेड के बारे में हमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रहेगा, इतना डिटेल में नहीं जाना है, बट फिर भी बुक में है तो पढ़ना जरूरी है। जो वर्का हेड है वो एक विमेन के हेड को डिपिक्ट करता है, कहाँ पे, उरुक में हमें मिला था इन वाइट। उरुक याद है, पहली उरुक और मारी जो साइट होती थी जहाँ पे एक्सकवेशन शुरू हुआ था, यूरोपियंस ने किया था, तो उरुक वही साइट है। 3000 BC में हमें ये मिला था, जिसकी आईज और आईब्रोज किससे बनी थी, लेपिस लजुली, जो व्हाइट शेल, ये सारे अलग अलग पत्थरों से उसकी किसी से आईज बना रखी थी, कुछ अलग पत्थरों से उसकी आईब्रोज बना रखी थी। यहाँ पे आपको ये ग्रूव टाइप का दिखता है, ये चीज, ये जो था यहाँ पे एक टाइप से डिपिक्ट किया गया स्टैचू को कि कुछ ऑर्नामेंट वो यहाँ पे लगा करता था, जिसकी आंखें, आईब्रोज सारी हटा के ना, बस हमें यही चीज जो है वह मिली है इस हेड से। Perhaps for ornament, this is the world famous sculpture admired। अब क्या है कि उसकी नोज को, लिप्स को अलग अलग पत्थरों से, अलग अलग महंगे पत्थरों से क्या कहते हैं, इंस्क्राइब किया गया था। उन पत्थरों को उनकी नाक पे, होठों पे अलग अलग इंपॉर्टेंट महंगे पत्थरों से इस स्टैचू को बनाया गया था। ये बिगिनिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोन लीज स्पेशलिस्ट, ठीक है। सो जब हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज, देखो मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ से टिग्रिस नदी, यहाँ पे यूफ्रेटिस नदी आ रही है, यहाँ का साउथ का हिस्सा एग्रीकल्चर के लिए फेमस हो गया था। यहाँ पे एक पर्शियन गल्फ था, मैप पे याद हो तो, ठीक है, पर्शियन गल्फ था। अब धीरे करके क्या होता है, ट्रेड यहीं से शुरू होता है। बट मैं तुम्हें पहले बताऊंगा, यहाँ पे एक सीधा पानी से लोगों ने ट्रेड शुरू नहीं किया था, और ट्रेड हुआ तो हुआ क्यों। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो मेसोपोटामिया है वो अपने फूड रिसोर्सेज के लिए काफी फेमस है, इट्स मिनरल रिसोर्सेज वर फ्यू, बट उसके जो मिनरल रिसोर्सेज क्या थे, वो कम थे। वो क्या, अब मिनरल रिसोर्सेज कम है तो बाहर से इंपोर्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और कई जो हिस्से मेसोपोटामिया के साउथ के, वो वहां के पास महंगे स्टोन्स जो थे, लैग स्टोन्स फॉर टूल, सील्स, ये सारी जो क्या थे, ये सारी चीजें उनके पास कमी थी। तो वो क्या करते थे, अब इन चीजों को क्या करेंगे, बाहर से इंपोर्ट करना वो धीरे धीरे करके शुरू करते थे। The woods of Iraqi date palm and the popular not good enough to cut। अब जो डेट पाम होते थे जो कि समर्स में उगते थे, अगर तो वो इतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं थे कि जिनसे कार्ट्स बन सके, पहिए बन सके, नाव बन सके। सो देयर वाज नो मेटल फॉर टूल्स, वेसल्स, ऑर्नामेंट, और कोई टूल मेटल्स भी नहीं होते जिसकी वजह से वो टूल्स, वेसल्स और ऑर्नामेंट बना सके। So we can summarize that the ancient Mesopotamia could have traded the abundant textile agriculture produced by। अब वो क्या ट्रेड करते, वुल्स हो गया, कॉपर हो गया, टिन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब क्या करते, वो ट्रेड करते थे किसी और बाहरी देशों से, जैसे कि टर्की से, ईरान से, गल्फ कंट्री से। अब जो टर्की, ईरान, गल्फ कंट्री, यहाँ पे आपको मेटल्स, कॉपर्स, वुड, ये सारी चीजें मिल जाती थी, बट उन्हें फूड रिसोर्सेज नहीं मिलते थे। तो टर्की, ईरान और गल्फ क्या करता, मेसोपोटामिया से फूड रिसोर्सेज लिया
और अपने यहाँ से जो भी टिन वुड मेटल है ये सारी चीजें मेसोपोटामिया को प्रोवाइड करता था। These later region had mineral sources but less scope of agriculture regular possible. There was a social organization to keep वगैरह 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 वगैरह। तो भाई ट्रेड शुरू हो गया था। बट हम एक चीज देखते हैं, अब लोगों को ट्रेड करने के लिए रास्ते चाहिए होते हैं। अब दो टाइप के रास्ते, लोगों को लैंड का ही रास्ता पता था। अब लैंड के रास्ते पे अगर हमें कोई सामान ले जाना है तो हमें एनिमल्स की जरूरत है। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं? कैमल्स मिलते हैं। अब एनिमल को खाना भी चाहिए, है ना, रेस्ट भी करना है, टाइम भी ज्यादा लगेगा, हमें भी पैसा ज्यादा लगेगा, रुपीज जो है हमारा भी खर्च होगा। फिर एक और चीज हम ध्यान देते हैं कि यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, अगर कोई चीज है, मान लो कि एक ए आइटम है, उसे कहीं और तक पहुंचना है, अगर ज्यादा टाइम लग गया, टाइम क्या हुआ, ज्यादा लग गया, तो वो आइटम क्या होता था, खराब हो जाता था। तो इन सब के लिए उन्हें पैसा बचाना, रेस्ट नहीं करना, ये सब, तो उन्हें क्या चाहिए, एक चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट उन्हें चाहिए होगा। और वो चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट उन्हें क्या मिला, उन्हें वाटर मिला, पानी। समझ रहे हैं? पानी क्यों? जैसे अब रिवर बोट्स, मैंने तुम्हें बताया था, ये टिग्रिस है, ये यूफ्रेटस है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ है। पानी की उनने क्या किया, वुड्स मिले उन्हें वुड से नाव बना ली। अब जैसे हम नाव को तुम्हें खाना खिलाना पड़ता है, नहीं, नाव को रेस्ट दिलाना पड़ता है, नहीं, टाइम क्या है, जल्दी बारी क्या कि जो वाटर की जो स्ट्रीम है कई बार नाव को अपने साथ लेके जा रही होती है, तो उससे जो स्पीड होती है डबल हो जाती है। उतना खर्चा नहीं पड़ता जितना लैंड रूट से पड़ा करता था। कई बार विंड्स भी साथ दे जाती है नाव का। जब अगर आपने कभी बोटिंग की है तो जैसे हम जब बोटिंग कर रहे होते हैं, या फिर बड़ी बोट जिसमें कहते हैं ना कि वो लगे रहते हैं, अगर आपने मूवीज देखी हो पायरेट्स वाली, उसमें अपना झंडा फहराते हैं, हवा चलती है, उस हिसाब से बोट्स भी उस स्पीड में चलती है। तो वैसी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट व्हेन एनिमल ट्रांसपोर्ट गुड दे नीड टू फेड कैनल्स ट्रांसपोर्ट, ये फलान ढिमकाना, ठीक है। एंड द अकाउंट द सिटी ऑफ मारी लेटर इन द चैप्टर इंपॉर्टेंट फॉर यूफ्रेटस इन द वर्ल्ड रूट। तो हम आगे जो ना मारी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वो एक इंपॉर्टेंट सेक्टर बन गया था ट्रेड वगैरह के लिए। तो अभी के लिए हमने बस इस वाले टॉपिक्स में इतना ही पढ़ा है मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए, कि मेसोपोटामिया में कुछ फूड रिसोर्सेज ज्यादा थे, टर्की, ईरान और गल्फ के पास वुड, कॉपर, टिन, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे इक्विपमेंट ज्यादा थे। तो दोनों ने क्या किया, बार्टर सिस्टम शुरू कर दिया, मतलब एक टाइप से एक्सचेंज ऑफ गुड्स शुरू कर दिया। फिर एक्सचेंज ऑफ गुड के लिए उन्होंने कहा हम लैंड रूट से जाएंगे, बट लैंड महंगा पड़ता था, तो उन्होंने चीपेस्ट रूट वाटर निकाला। वाटर के लिए वो रिवर बोट्स का यूज करते थे, और फिर ऐसी ट्रेड बढ़ता रहा। और एक मारी जो सिटी है, जिसके बारे में उरुक और मारी पहली जहां पे एक्सकवेशन है, तो मारी के बारे में आगे आने वाले चैप्टर्स में, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी जब हम डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग शुरू करेंगे, उसमें हम आगे बात करेंगे।